नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और हर हफ्ते हम एक फंड की बात करते हैं, उसके फंड मैनेजर से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त बाज़ार में आपको कहाँ निवेश करना चाहिए और कौन से फंड में करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आज हम बातचीत करेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और CIO संदीप टंडन जी से। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ फायदेमंद फंड्स में। सर, हम लोग बातचीत करेंगे फंड के बारे में भी डेफिनेटली आज क्वांट फ्लेक्सी कैप में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर समझना ज़रूरी है कि मार्केट में इस वक्त चल क्या रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने में मार्केट में एक अच्छी तेज़ी लौटी है और US से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। इन्फ्लेशन वहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा, WPI भी कम हो गया है। तो मोटे तौर पे क्या ये मान लिया जाना चाहिए या समझ सकते हैं हम कि मार्केट में एक बॉटम फॉर्मेशन हो गया है और जो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे वो अब सबसाइड हो गए? देखिए, हम लोग मिड जून मंथ से हम लोग बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्स रैली कार्ड पे प्ले आउट हो रही है। वो क्यों होना था? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फियर था, जो हमारा क्वांट फियर इंडेक्स था वो काफी जगह 2020 के मार्च 2020 के भी ऊपर था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेगेटिविटी थी और बिहेवियर एंगल से देखें तो लोगों को कन्विक्शन था कि बाजार और करेक्ट होगा, इसलिए हमको वेट करना चाहिए, और हमेशा उसका एग्जैक्टली उल्टा प्ले आउट होता है। दूसरा हमारा एक थीसिस था कि अक्टूबर, हम लोगों का एक बड़ा व्यू था कि जिस तरह से कमोडिटीज प्राइसेस में करेक्शन हुआ है या जो भी इन्फ्लेशन रिलेटेड चैलेंजेस थे, जो लॉजिस्टिक इश्यूज थे, वो सब सॉर्ट आउट होते दिख रहे। तो हम लोगों का एक व्यू था कि अगस्त एंड आते आते इन्फ्लेशन का नैरेटिव कम हो जाएगा। लेकिन मार्केट तो हमेशा उस चीज को पहले एडवांस में फैक्टर करेगा, क्योंकि किसी को ना किसी को समझ में आ जाती है बात, तो कुछ लोग कॉल बड़ा ले लेते हैं, तो वो प्ले आउट हुआ। जैसे हमने इसको रिफ्लेक्स रैली का नाम दिया, तो बहुत अच्छे से प्ले आउट हुआ। अब देखिए, 2-2,500 पॉइंट निफ्टी चला है, तो एक ये रिफ्लेक्स रैली में भी थोड़ा कूल ऑफ दिखता है। हम लोग को लगता है यहाँ से कंसोलिडेशन करेक्शन होगा, और करेक्शन से ज्यादा मैं इसको कंसोलिडेशन बोलूंगा, क्योंकि इतना बड़ा मूव दिया है और लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अब नैरेटिव चेंज होगा। जो पहले सेल ऑन रैलीज का नैरेटिव बिल्ड हो गया था जून एंड तक, अब वो वापस बाय ऑन डिप्स का नैरेटिव बिल्ड होगा, क्योंकि ये रैली में लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके, अगर हम देखें FIs ने जितना माल बेचा है उसका शायद 8-10% भी नहीं खरीदा उन्होंने भी, तो वो लेफ्ट आउट फीलिंग है। तो बाय ऑन डिप्स का नैरेटिव बिल्ड होगा। बट अगर हम इमीडिएटली नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑब्वियसली इतना मार्केट में अपमूव दिया है ग्लोबली, तो मुझे ग्लोबली मार्केट में छोटा करेक्शन कंसोलिडेशन दिखता है, और उसके लिए मार्केट वापस हेल्दी हो जाएगा एक बड़े अपमूव के लिए। संदीप सर, इन्फ्लेशन डेफिनेटली US में भी कम हुआ और भारत में भी सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से फेडरल रिजर्व ने अपना स्टांस बना रखा है कि वो अभी भी हाइक्स पे हाइक्स करेंगे और एक्सपेक्टेशन ही कम से कम 75 बेसिस पॉइंट की 2 हाइक इस साल फेड की तरफ से आती हुई दिखेंगी। तो ना चाहते हुए भी हमारे रिजर्व बैंक की मजबूरी हो जाती है, करेंसी प्रोटेक्ट करनी है, तमाम चीज़ें हैं, तो हाइक होगी यहाँ पे भी ऐसा लगता है, बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन हमारा सॉफ्टन होगा। तो क्या आपको लगता है कि RBI अपना रुख बदल लेगा? एक सवाल। दूसरा ये कि इस परिस्थिति में चूंकि कॉस्ट ऑफ फंड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो मार्केट इसको जस्टिफाई कैसे करेगा कि ये जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई, क्योंकि नंबर्स में और डेटा में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम लोग ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बात करें, जो भी तरह का इन्फ्लेशन लास्ट ईयर सिर्फ एक दिखना स्टार्ट हो गया था, तो पूरा जो इंटरेस्ट रेट हाइकिंग का जो साइकिल होता है उसमें सब सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली लेट है, और फेड तो 2-3 क्वार्टर लेट है। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो कम से कम 1.5 क्वार्टर हम लोग भी लैग पे हैं। तो इसलिए भले ही नैरेटिव अपना कम हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट का लोग एक्सपेक्टेशन होता है कि ये कम हो गया तो इमीडिएटली हाइक क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई उस साइकिल में लैग पे चल रहा है तो उसको 1-2 हाइक इंटरेस्ट रेट और करना पड़ेगा कि साइकिल को कैचअप करने के लिए। लेकिन मार्केट आप देखिए हमेशा एडवांस होता है। जब इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुए थे तो सितंबर 2021 में या नवंबर 2021 में मार्केट का एक अच्छा टॉप बना था ग्लोबली, एक यूफोरिया हुआ था जिसको हम लोग अपने क्वांट के बिहेवियर लैंग्वेज बोलते हैं। यूफोरिया था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूफोरिया दिखा था, और वो उस चीज को करेक्शन, आपने अच्छा खासा करेक्शन देखा US मार्केट में, 20 से 30% करेक्शन देखा, स्टॉक स्पेसिफिक 30-50% भी करेक्शन देखा। तो जैसे मार्केट भी हमेशा आगे की चीजें पढ़ पाता है या देख पाता है, उसी तरह ये जो जो इंटरेस्ट रेट हाइक 1 या 2 जो और बाकी दिखती है, वो मार्केट उस चीज को एडवांस में फैक्टर कर रहा है, इसलिए उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी मेंटली लोग प्रिपेयर हो चुके हैं, ये साइकिल प्ले आउट हो रही है और फेड उस साइकिल में डिलेड है, तो उसको रीबैलेंस तो करना है उस साइकिल को।
जी, एक सवाल और सर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सेक्टर और फंड स्पेसिफिक होंगे। क्रूड ऑयल को लेकर के भारत हमेशा चिंतित रहता है। 100 से ऊपर है तो हमारे लिए हमेशा ही प्रॉब्लम है, रादर 80 के नीचे ही हमारे लिए कंफर्ट होता है। अभी भी देखिए अराउंड 100 वो हावर कर रहा है। आज ही एक मैंने गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पढ़ी जो दिसंबर तक फिर से 130 की बातें कर रहे हैं और यूएस में भी गैसोलीन की प्राइस $5 तक जाने की बातें कर रहे हैं। तो क्या हमारे लिए ये एक रिस्क बना रहेगा, हमेशा सरदर्द एक रहेगा क्रूड वाला, या इसके अलावा भी आपको लगता है कोई और चिंता हो सकती है? नहीं, अपने अगर हम भारतवर्ष की बात करेंगे तो क्रूड बड़ा रिस्क है और वही एक लास्ट रिस्क। अभी अगर हम लोग लार्जर इन्फ्लेशन देखें या बिग पिक्चर की बात करें तो वो एक रिस्क अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट हम लोग का भी जो भी डेटा एनालिटिक्स हम लोग करते हैं उसके हिसाब से ये रिस्क अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जिस तरह का ग्लोबल माहौल बिल्ड हो रहा है अभी, जैसे यूरोप में हम देखें तो रिसेशन आ चुका है, काफी जगह एनवायरनमेंट का डिमांड का स्लिप आउट इम्पैक्ट आया है, तो ऐसा लगता है कि ये सेट साइकिल या तो पीक आउट हो चुकी है क्रूड की या बहुत जल्दी पीक आउट हो जाएगी। तो उसके बाद आपको उसमें और भी बड़ा फॉल दिखता है। जैसे अगर हम सितंबर अक्टूबर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होना है कि वो ये मंथ में अगर स्पाइक करना है तो स्पाइक कर सकता है थोड़ा बहुत, तो फिर वहां से करेक्ट हो जाएगा। तो एक बड़ा रिस्क कम हो चुका है लेकिन वो पीक आउट नहीं हुआ है अभी भी। तो एक छोटा सा रिस्क बाकी है, बट उसकी इंटेंसिटी उतनी उतनी अब ज्यादा नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। ओके, तो वो उतनी इंटेंसिटी नहीं, वो इतनी चिंता की बात नहीं। अब सर आते हैं हम लोग थोड़ा सा अपने घरेलू बाजार पे, और पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जो है इसने आउट परफॉर्म किया है। अगर आप 3 साल में देखें, 1 साल में देखें, तब भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न कमा के दिए हैं निवेशकों को, जो भी लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो ऐसे बहुत ही फोकस्ड फंड पे ध्यान रखना चाहिए, और खासतौर पे फ्लेक्सी फंड है तो ये रिलैक्सेशन रहता है कि आप अपने हिसाब से बेटर स्क्रिप्ट चूज कर सकते हैं। तो सर अब थोड़ा सा सेक्टरली मैं समझना चाहूँगा कि आपके फंड में अभी भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैंक एंड फाइनेंशियल आउट परफॉर्म करेगा। क्यों ऐसा लगता है, क्या कारण है इसके? देखिए, ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर हम इंडिया की देखें तो इंडिया का जो अपना कैपिटल गुड्स का साइकिल है या केपेक्स साइकिल की अगर हम बात करें, वो 10 साल बाद वापस आया है। और इसका साइकिल, इसका जो टेन्योर होता है थोड़ा लंबा होता है, ये 10-12 साल की ही साइकिल होती है। तो अगर हम 10-12 साइकिल में शायद 6-8 महीने ही हुए हैं, आप साल भर भी पकड़े उस साइकिल को, तो बहुत अर्ली स्टेजेस पे हैं। और जिस तरह से गवर्नमेंट का पीएलआई के ऊपर एम्फेसिस है और यहाँ पे जिस तरह से कैपेक्स बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस बात कर रहे हैं, तो मटेरियल्स या आपके मटेरियल स्टॉक्स के अगर हम देखें तो वो बेनिफिशियरी होते हैं, कैपिटल गुड्स के स्टॉक इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिशियरी होती है। उसी तरह बैंकिंग और फाइनेंशियल को बड़ा बेनिफिट आता है। बैंकिंग पर्टिकुलरली अगर हम देखें, जो इस साइकिल को अल्टीमेटली आपको जब केपेक्स साइकिल आता है तो आपको टर्म लोन भी चाहिए है, और बिजनेस ग्रो होता है तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी है। तो नेचुरल है कि ये केपेक्स साइकिल के आने के कारण बैंकिंग फाइनेंशियल्स को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। ओके, इसका उल्टा भी होता है कि जब रिसेशन होता है तो आपके एनपीए होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो रिसेशन जैसा तो कोई सिनेरियो इंडिया में तो नहीं दिखता है। ओके, तो वो बैकग्राउंड देखते हुए बैंकिंग थोड़ा सेफ हो जाता है। और ये अगर हम देखें तो 2018 के बाद ये सेक्टर अंडर परफॉर्म करके गया है। ओके, और जैसे ही टेक्नोलॉजी सेक्टर पीक आउट हुआ, जैसे सितंबर अक्टूबर 2021 में, जो हम लोगों ने एक बड़ा कॉल लिया भी था कि आईटी सेक्टर ग्लोबली पीक आउट हुआ है वैल्यूएशन मल्टीपल से, और उस समय हमने एक बड़ा कॉल दिया था कि यहाँ से बैंकिंग आउट परफॉर्म करेगा। वो काफी अच्छा प्ले आउट भी हुआ है, बट हमको अभी भी अच्छा लगता है। ठीक है, इतना बड़ा मूव दिया है ऑफ लेट बैंकिंग स्टॉक में, तो वहां पे भी करेक्शन और कंसोलिडेशन होगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, तो वहां पे भी करेक्शन हो सकता है। बट एक थीसिस अगर हम मीडियम टर्म की बात करें और लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छा लगता है। और उसमें खासतौर पे पीएसयू बैंक्स भी अच्छे लगते हैं क्योंकि केपेक्स साइकिल के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं वो लोग। जी सर, क्या आपको लगता है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉर्पोरेट उस तरह से पिकअप नहीं कर रही थी, या मैं कहूँ कि थोड़ी थोड़ी पिकअप करनी शुरू की थी, और उसी बीच में ये रेट साइकिल अपवर्ड होना शुरू हो गया? ये कोई मुश्किल पैदा करेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे?
नहीं, इससे क्या एक साइकोलॉजिकल तो इम्पैक्ट लोगों को लगता है, बट अगर हम ग्राउंड पे देखें तो कैपेक्स साइकिल है। आप जिस तरह की अर्निंग्स फॉल हो रही हैं, जितनी भी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं, अभी जो भी कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कंपनी है, वो सबका जो आउटलुक है एशिया के प्रति या इंडिया पर्टिकुलरली, इवन जो ग्लोबल एमएनसी कॉल्स भी अगर हम देखें तो वो सब लोग भी इंडिया स्पेसिफिक बड़ा बात कर रहे हैं। और हमको ग्राउंड पे दिखता है ना कितने बड़े बड़े अनाउंसमेंट लार्ज कॉर्पोरेट हाउस कर रहे हैं। तो ये अगर के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने, तो ये सब 5 से 8 साल का प्रोसेस होता है। तो एक मोमेंटम होता है जो दिखता है क्लियर बिल्ड होते हुए, तो आगे पीछे इसमें तो क्रेडिट ग्रोथ आना ही आना है। और मार्केट हमेशा उस चीज को हमेशा पहले ही डिस्काउंट करेगा उस इवेंट को। सर, एक सेक्टर है जो जिसने सबसे पहले मार्केट में अपने आप को क्या कहते हैं पलट, पहले उसमें ही बाइंग शुरू हो गई और आउट परफॉर्म करना उसने शुरू किया और बहुत मजबूती के साथ वो आगे बढ़ा। आप लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन कैसा है? नहीं, हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। ऑफ लेट थोड़ा कम किया क्योंकि उसमें सबसे बड़ा मूव आया था, बट उसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी बहुत अच्छा है। जैसे आपने ऑटो का एग्जाम्पल दिया, तो हमारा एक बड़ा कॉल है कि 2021 से 2030 के बीच में जो इमर्जिंग मार्केट हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। और इमर्जिंग मार्केट में जो वैल्यू थीसिस है, क्योंकि हम लोगों को ग्लोबली लगता है कि वैल्यू थीसिस का एक टाइम आया है, भले उसमें डायरेक्ट ऐसा कोई लीनियर मूव्स नहीं मिलेंगे। जैसे हम नवंबर से देखेंगे तो अप्रैल तक बहुत अच्छा मूव मिला, मई ऑनवर्ड थोड़ा उसमें डिप आया। लेकिन अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव देखें, ये सब जो निगलेक्टेड और बीटन डाउन कैटेगरी के सेक्टर्स हो गए थे, जैसे कैपिटल गुड हुआ, इंडस्ट्रियल्स हुआ, ऑटो इंसलरी हुआ, पावर सेक्टर हुआ, ऐसे बहुत से जो मैन्युफैक्चरिंग लिंक सेक्टर थे, वो सब में बहुत बड़ा डैमेज हुआ। ऑटो में पर्टिकुलरली हुआ था, चिप्स को लेके इश्यूज थे, ऑयल प्राइसेस को लेके इश्यूज थे, मेटल्स प्राइसेस जो उनका रॉ मटेरियल उसको लेके, तो वहां काफी बड़ा डैमेज हुआ था। तो वो एक पुल बैक रैली आ रही है और हमको लॉन्ग टर्म भी और मीडियम टर्म भी सेक्टर अच्छा लगता है। ठीक है, ऑफ लेट बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया है, तो ये स्टॉक में भी करेक्शन और कंसोलिडेशन लाजमी है, बट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हमको ये इसमें हमको पार्टिसिपेशन रखना है। सर, वो जो ईवी की थीम है वो भी अपना साथ के साथ प्ले हो रही है। आपको लगता है कि ये एक बड़ा डिसरप्शन आने वाले समय में होगा? क्योंकि आपने 2030 तक की बात की है, तो इन बिटवीन ये एक थीम हो सकता है डिसरप्ट करे, या आपका व्यू जानना चाहूँगा। साथ ही अगर इस थीम को भी प्ले करना है तो OEMs के थ्रू हो सकती है, बैंक्स के थ्रू हो सकती है, या फिर एंसिलरीज के थ्रू हो सकती है? देखिए, ये थीम तो ग्लोबली प्ले आउट हो रही है। ओके, इंडिया में हम लोग काफी अर्ली स्टेजेस पे हैं, तो अगर हम ईवी ऐसा थीम देखें तो ग्लोबली बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अगर हम लिथियम ऐसा थीम देखें वो भी बहुत अच्छा लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम लोग डायरेक्टली बहुत कम चीजों को प्ले आउट, लिथियम का तो कोई प्ले नहीं है। और जो हम ईवी को अगर हम बात करते हैं तो सेलेक्ट ऑटो इंसलरी के थ्रू प्ले कर सकते हैं। इवन जो लार्ज कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो उन्होंने भी प्रोसेस स्टार्ट किया है। ओके, तो वो भी मोमेंटम तो गैदर होगा, बट उसका अगर प्ले देखें तो बैटरीज के थ्रू भी प्ले हो सकता है, लेकिन उसमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सिमिलरली अगर हम ईवी की साइकिल की बात करें तो उसमें कॉपर का बहुत बड़ा यूज होता है, कि एक नॉर्मल व्हीकल से 10 टाइम ज्यादा कॉपर यूज होता है, तो कॉपर कंपनीज को बेनिफिट आता है। इसी तरह एल्यूमिनियम कंपनीज को बेनिफिट आता है। एलाइड इंडस्ट्री को हम लोग प्ले फिर भी कर पाएंगे। ईवी का बहुत स्पेसिफिक प्ले इंडिया में अवेलेबल अभी नहीं है। ओके, ईवी का भी बहुत स्पेसिफिक प्ले नहीं है। सर, मुझे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेना है, कुछ सेकंड्स का। अभी तुरंत वापस आते हैं और फिर संदीप सर से चर्चा करेंगे कुछ और सेक्टर्स की, और कोई ऐसी आइडिया, ऐसी थीम की जो इस वक्त भारत में बहुत प्ले अप हो रही हैं, क्या उसमें से कुछ पसंद आता है? बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।